फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इसका नाम है पॉलिटिक्स ऑन माय वे और ये मेरा चैनल का दूसरा वीडियो है। और जैसे मैंने आपसे पहले वीडियो में बोला था कि मैं आपके लिए एक सेकंड वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ आऊंगा, तो आज मैं अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। आपको पता होगा कि आजकल राजनीति में दल बदल बड़ा चल रहा है। दल बदल से मेरा मतलब है कि जो लोग पार्टी चेंज करते जा रहे हैं, एक पार्टी के नेता दूसरे में, दूसरे के नेता तीसरे में। तो इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको क्या बोलते हैं पहले मैं आपको बता दूं, जिससे मैं आज आप लोग का जो मिलेगा मेन टॉपिक है वो एंटी डिफेक्शन लॉ, या हिंदी में जिससे अगर हम लोग बोलेंगे दल बदल निरोधक कानून। उससे पहले मैं आपको बता दूं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि आज जो हम लोग बात करेंगे जो वीडियो के लास्ट में, वो पीएम स्वनिधि योजना के बारे में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू की है। मैं इसके लिए इस पे डिस्कस करूंगा, इसलिए डिस्कस करूंगा क्योंकि ये गरीब व्यक्तियों के लिए है जो आर्थिक तौर पे काफी कमजोर होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोग इस पे डिस्कस करें तो आप लोग भी अगर जिससे मिलते हैं जिनको इस बारे में नहीं पता, उनको इसकी जरूरत है, तो आप लोग उसे बताइए और इस स्कीम को फैलाइए क्योंकि इसका फायदा सब उठा सके और सबको आर्थिक तौर पे मदद हो सके। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पे डायरेक्ट बात करते हैं। तो आज इस टॉपिक है वो दल बदल निरोधक कानून, और जो हम लोग का देश में लागू हुआ था 1985 में। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद जो इलेक्शन हुए थे उस चारों ओर हम लोग की कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार 1967 तक लगातार रही थी। फिर उसके बाद जब क्या हुआ कि 1967 के बाद जब स्टार्ट होने लगे इलेक्शन, तो कई राज्यों में कांग्रेस की पकड़ थोड़ी धीमे होने लगी। तो इसमें क्या हुआ, फिर उधर से ही तब से स्टार्टिंग होती है नेताओं की खरीद फरोख्त की, क्योंकि इधर उधर के नेता फिर अपना पार्टी चेंज करने लगे और सारे जगह पे अपनी अगर गठबंधन की सरकार बनने लगी। तो इसी तौर पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हुआ और किस साल को इसने ये नियम लगा। फिर बात आती है 1985 की, जब राजीव गांधी जी थे तो उन्होंने सोचा कि हमें इसके खिलाफ कोई नियम बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से पार्टी का एक्सचेंज कर सकता है, तो उसके लिए कुछ दायरे तय करने चाहिए। तो 1985 में दल बदल निरोधक कानून को स्टार्ट किया गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रखे गए और जो कानून स्टेब्लिश किया गया वो 52वां संशोधन, जिसे 52 अमेंडमेंट बोलते हैं, वो हमारे कानून में लागू किया गया। और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोग के सामने डिस्कस करना चाहूंगा। जिसमें पहला पॉइंट है कि अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे देना, ये उसका पहला पॉइंट था। यानी अपनी इच्छा से त्यागपत्र देने, कोई अगर नेता है वो किसी पार्टी से संतुष्ट नहीं है तो वो अपना रिजिग्नेशन लेटर, जिसे हम लोग त्यागपत्र बोलते हैं, उसे देकर वो उस पार्टी से अपनी सदस्यता खत्म करवा सकता है। दूसरा इसमें बढ़िया पॉइंट था विप और सचेतक। विप मैं आपको बता दूं कि किसी पार्टी के जो नेता होते हैं या उन सबको या किसी भी सदस्य को उस पार्टी के एक उस पार्टी का नियम होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग दायरा। वो नियम बनाए जाते हैं जिसके अंदर ही रह के उस पार्टी के सारे कार्यकर्ता और सदस्यों को गरिमा बना के रखनी होती है। लेकिन कई लोग अगर उसका पालन नहीं करते हैं तो उसके उल्लंघन करने पे उन्हें 15 दिन के अंदर तक 15 दिन तक अगर कोई पार्टी जो होती है अगर किसी ने उल्लंघन कर दिया तो वो उसको अगर 15 दिन तक उस पर कोई डिसीजन नहीं देती है तो उस सदस्य की सदस्यता रद्द हो जाती है उस पार्टी से। तो 15 दिन का ड्यूरेशन होता है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, विप का जो नियम कानून होते हैं किसी पार्टी के, अगर कोई सदस्य उसके उल्लंघन करता है तो 15 दिन के अंदर तक अगर उस पर पार्टी कोई डिसीजन नहीं लेती तो 15 दिन के बाद उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तीसरा सबसे मेन पॉइंट था 1/3 सदस्य। इसमें सबसे अच्छा नियम जो था वो 1/3 सदस्य की, अगर आप कोई जैसे एक सिंगल पर्सन ने छोड़ा तो उसकी सदस्यता खत्म, पर अगर 1/3 सदस्य एक ही पार्टी के अगर इकट्ठे छोड़ के जाते हैं और दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इसमें क्या होगा कि किसी पार्टी के सदस्य जो होंगे उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी और न इसे दल बदल कानून के तहत रखा जाएगा। ये दो पार्टियों का आप विलय बोल सकते हैं। और इसमें दल बदल से ये अलग रहेगा। ये संसदीय पार्टी में भी लागू होता है, विधानसभा के में भी लागू होता है, यानी सबके ऊपर ये नियम लागू होता था। फिर 2/3 सदस्य के बारे में बात है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं, यानी अभी 1/3 की बात हुई थी, अब 2/3 की बात हो रही है, तो भी किसी सदस्य की सदस्यता रद्द नहीं होगी, उस पार्टी में वो जाके आराम से मिल जाएगा। और इसे भी दल बदल के बीच में नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे दो पार्टियों का विलय कह सकते हैं, जैसे 1/3 सदस्य में हुआ था। लेकिन इससे कई लोग में मतभेद आने लगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी संशोधन होता है तो विपक्ष हो या कोई हो, वो अपना इस पे मत रखता है और हर चीज के ऊपर मतभेद उत्पन्न होता है। इस पे भी उत्पन्न हुआ। फिर इसलिए सन 2003 में 91 अमेंडमेंट यानी 91वां संशोधन जो हुआ, इसमें तीसरे नियम को खत्म कर दिया गया। मैंने आपको तीसरा नियम क्या बताया था, 1/3 सदस्य का। आप लोग एक काम कीजिएगा, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट है, जैसे कि कौन कौन से इसमें नियम होते हैं दल बदल कानून में, कौन से संशोधन किए गए, कौन सा पॉइंट रखा गया, किस सन में हुआ और किसके शासनकाल में हुआ, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। आप लोग के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।
और फिर हाँ, तो मैं कहा था, हाँ, सन 2003 में 91वां संशोधन हुआ और इसमें तीसरे नियम को खत्म करा गया, यानी 1/3 सदस्य वाला जो नियम था उसको खत्म कर दिया गया। और इसमें यह भी कहा गया कि जो सदन का प्रमुख होगा, यानी जो सदन का प्रमुख जैसे स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, या किसी भी सदन के कोई भी अध्यक्ष होंगे, तो उन्हीं का फैसला अंतिम मान्य होगा। अगर वो किसी को निष्कासित कर देते हैं या किसी को निलंबित कर देते हैं, किसी सदस्य को सदन से, तो उन्हीं का फैसला मान्य होगा। इसमें साफ तौर पे कहा गया था कि इसमें किसी भी तरीके के न्यायालय का कोई हस्तक्षेप मान्य नहीं होगा। यानी उन्होंने न्यायपालिका से इस नियम को दूर रखा था। उन्होंने बोला कि ये नियम का जो होगा, इसमें अध्यक्ष का मामला जो होगा, फैसला, वो सर्वमान्य होगा, उससे ऊपर कोई का फैसला नहीं माना जाएगा। और इसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबको अलग कर दिया। उन्होंने बोला कि ये नियम ये डिसीजन जो होगा वो यहीं पे होगा, संसद में, ना कि इस पे न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। लेकिन इससे भी कई लोगों में मतभेद होने लगा, क्योंकि आपको पता है कि जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, वो बहुमत दल की जो पार्टी होती है उसी का एक सदस्य होता है। तो विरोधी पार्टियों में इस पे बात हुई। उन्होंने कहा कि अगर ये इनके फेवर में करेंगे फैसला ज्यादातर, क्योंकि भाई पार्टी के तो उनके हैं, तो इससे लोगों में काफी मतभेद उत्पन्न होने लगा। और सबने फिर इकट्ठे होकर फिर कई लोग कोर्ट जाना स्टार्ट कर दिए कि कोर्ट का अब इसमें हस्तक्षेप बहुत जरूरी हो गया। फिर कोर्ट में जब ये मामला गया तो कोर्ट ने कहा कि ये न्याय संगत नहीं है। और उन्होंने बताया कि जो 52वां संशोधन हुआ था उसके 7th क्लॉज में बताया गया था कि न्यायपालिका दखल नहीं दे सकती, उसमें बताया गया था। तो हाल ही में जो बात हुई तो लोगों को काफी परेशानी हुई, क्योंकि जिन्होंने ये नियम निकाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया और बताया उन्होंने कि जो नियम आप बनाते हैं, अगर आपको नियम बनाने के लिए उन्होंने कुछ जो बताए, जो टॉपिक थे, उन्होंने बताया कि अगर संविधान में संशोधन होता है तो उसमें सदन के जो उपस्थित जितने भी लोग होते हैं और उसमें 2/3 जो मत पड़ेंगे वो उसके पक्ष में पड़ने चाहिए अगर कोई संशोधन हो रहा है। और उसमें सदन में जितने उपस्थित लोग हैं, बहुमत सबका आना चाहिए, मतलब मत जो होता है वो सबका होना चाहिए। यानी कि जितने सदन में उपस्थित लोग हैं और उसमें से 2/3 सदस्य लोगों का मत जो है पक्ष में होना चाहिए। और उसमें उपस्थित जितने भी सदन में जो उपस्थित लोग हैं उन सबका पूर्ण बहुमत भी होना चाहिए, यानी बहुमत सबको देना रहता है इसमें, और 2/3 सदस्यों से ये पारित हो जाता है। पर अगर ये संशोधन न्यायपालिका से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित है तो उस मामले में आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आधे से ज्यादा आपको राज्य की सहमति लेनी चाहिए इस नियम को पारित करने से पहले, क्योंकि अगर इसमें इन्होंने बताया कि कोई भी संशोधन अगर आप कर रहे हैं और अगर उसमें आप न्यायपालिका यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अगर आप उसमें ले रहे हैं तो उसमें आधे से ज्यादा राज्य की भी आपको सहमति लेनी चाहिए, जो कि आपने इसमें नहीं किया। और आपने इसको करे बिना ही आपने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसमें अपना दखलंदाजी नहीं देगा। तो इसीलिए इससे लोग सहमत नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया और इसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया कि इसको आप संशोधित करिए, ये कानून आप पे सब पे लागू नहीं होगा, क्योंकि इनका जो स्पीकर का फैसला होगा वही सर्वमान्य नहीं होगा। अगर किसी को कोई परेशानी है तो अगर सुप्रीम संसद में अगर स्पीकर से उनको संतुष्टि नहीं होती तो वो कोर्ट आ सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। और आपको पता है कि हमारे जो कानून का रखवाला होता है वो सुप्रीम कोर्ट ही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसके बाद काफी आपको पता है केसेस जाते रहते हैं राजनेता के और उस पर उनका फैसला आता रहता है। तभी से हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले में हस्तक्षेप करता है और सुप्रीम कोर्ट का मामला का हस्तक्षेप करना ज्यादातर अच्छा भी है, क्योंकि जो उनका पक्ष होता है वो उनके फैसले होते हैं वो काफी निष्पक्ष और साफ होते हैं। आपको एक बात और बता दो, अगर आप पॉइंट नोट करना चाहें, जो हमारे संशोधन होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो 2/3 वो होते हैं, वो अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। 368 के तहत जो हमारे देश में संशोधन होता है संविधान में वो 368 अनुच्छेद के तहत में होता है। तो आपको छोटा सा मैं एक रिवीजन करा दूं, जो हमारा नियम था दल बदल कानून का वो 1985 में राजीव गांधी जी के टाइम में ये संशोधन किया गया था, 52वां संशोधन था। फिर उसके बाद इसमें और संशोधन हुआ। इसमें 4 प्रमुख बातें थी, जैसे 52वें संशोधन में जैसे अपने इच्छा से ताकपा देना, विप सचेतक वाला, 1/3, 2/3 वाला। फिर उसके बाद 51वां संशोधन हुआ 2003 में और उसमें 1/3 वाले सदस्य का मामला हटा दिया गया था। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे नियमों को पुनर्निरीक्षण के लिए भेजा, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का अगर उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी मामला आता है और उसको संशोधन करते हैं और अगर वो हाई कोर्ट यानी न्यायपालिका से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, तो उसमें आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए, जो कि आपने नहीं ली। इसलिए उन्होंने ये नियम हटा दिया था कि जो स्पीकर होते हैं उन्हीं का फैसला मान्य होगा।
अब मैं आपको बताता हूं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं जो पीएम मोदी जी ने हमारे लिए क्या एक्चुअली जो हमारे देश के आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे हैं, ऐसे हमारे जो साथी हैं, उनके लिए एक स्कीम निकाली है पीएम स्वनिधि योजना। इसमें रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज प्रदान किया जाएगा। रेहड़ी पटरी, इसको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रीट वेंडर बोलते हैं, जो दुकान लगाते हैं, छोटी छोटी दुकानें जिनकी रोड पे रहती हैं और जो ठेले लगाते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग स्ट्रीट वेंडर बोलते हैं। तो उनके लिए एक ऐसा योजना निकाली गई जिसके तहत उनको लोन दिया जाएगा और इस पर ब्याज दर भी कम होगी। उन्होंने बोला है कि आप लोन ले सकते हैं और इसकी ब्याज दर काफी कम होगी, क्योंकि उनकी रियायत के लिए ही ये लागू किया गया है। मोदी जी ने 1 जून को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी थी। कैबिनेट की बैठक में इसे पारित करा। इसके तहत 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा, यानी जितने हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 10,000 तक का लोन देने के लिए बात कही गई है। बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई तामझाम कोई सारे डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। इसमें किसी भी गारंटी की जरूरत नहीं है, यानी आप आराम से जो है हमारे साथी जो आर्थिक तौर पर मजबूर है, ये नियम ही उन्हीं के लिए है, यानी ये योजना ही उन्हीं के लिए है, तो वो आराम से इस पे अपना लोन ले सकते हैं। इसलिए एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब कि यानी बड़े आसानी से जो लोन हमें मिल जाते हैं और ज्यादा इस पे प्रूफ नहीं मांगते वो लोग, ऐसे लोन को अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं, क्योंकि ये बड़ी सुविधा से बड़े आसानी से किसी को मिल जाते हैं। जिनके लिए निकाले गए हैं उनकी बात कर रहा हूं। कौन कौन पात्र हैं इसके लिए मैं आपको बता दूं। सड़क किनारे ठेले लगाने वाले, जैसे जो सड़क किनारे ठेले लगाते हैं, जैसे फल है, सब्जी है, कुछ भी जूस बेच रहे हैं, कोई भी हैं जिनको आर्थिक तौर पे काफी मजबूर होते हैं, उनके लिए ये है। रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वाले, जो फुटपाथ के किनारे अपना एक पर डे के हिसाब से जिनका जीवन यापन होता है, जो कमाई होती है, उनके लिए फल सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून, लॉन्ड्री वाले जितने हैं जिन्होंने कपड़े साफ करते हैं दूसरों के, उसके तहत, और सैलून जो है यानी जो बाल काटते हैं, और उनके लोगों के लिए पान की जो दुकानें होती हैं, क्योंकि उनका भी पर डे का ही कमाई होता है, सैलून की भी पर डे, लॉन्ड्री की भी पर डे, और फल सब्जी ठेले अगर वो एक दिन नहीं निकलते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ जाती है। ये मेरे आंखों से अपने देखा है खुद कि बेचारे कितना परिश्रम करते हैं, पूरे दिन भर पूरी धूप में खड़े रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं इतनी गर्मी में भी। और आपको पता है कि लॉकडाउन कब हो जाता है, कब परिस्थिति बिगड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि परिस्थिति के आगे किसी की चलती नहीं है। तो इसीलिए उनके लिए नियम निकाला गया है, क्योंकि लॉकडाउन होने पर उनकी पर डे की जो कमाई होती है उस पर रोक लग जाती है, जिससे कि उनका घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बताया गया है कि 10,000 तक का लोन वो आराम से ले सकते हैं और काफी अच्छा भी है। अब मैं आपको ये बता दूं कि कितना होगा ब्याज। इसमें ब्याज का ज्यादा कोई टेंशन नहीं, इसमें रियायती दरों पे कर दिया जाएगा और समय से भुगतान करने वालों को खास छूट भी दी जाएगी, यानी बड़े आराम से आपको ये कर्ज मिल जाएगा और इस पे ज्यादा आपको ब्याज की चिंता की बात नहीं है। आप इसे साल भर में किस्तों में भी आप इसे दे सकते हैं और इसमें ज्यादा ब्याज की दर की परेशानी भी नहीं होगी, और अगर आप टाइम पे भुगतान कर देते हैं तो इसमें आपको छूट भी मिलेगी। स्कीम के लिए कितनी है इसकी सरकारी आवंटन। अब मैं आपको बता दूं कि सरकारी आवंटन किस तरीके से इस पर तय किया गया है। स्कीम के लिए 5,000 करोड़ की राशि रखी गई है। 5,000 करोड़ की राशि मतलब इस स्कीम के तहत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर, यानी जितने जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए लक्ष्य रखा गया है और 5,000 करोड़ की राशि इसके लिए निर्धारित की गई है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा जरूरतमंद जितने लोग हैं या कोई भी जो पर डे की कमाई से अपना घर का खर्चा चलाते हैं, आप उनको ये बात नॉलेज में जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि ये हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सबको बताएं, उनको जागरूक करें, हर चीज जो उनके नियम है उनको याद दिलाएं, उनके लिए थोड़ा सा आसान कर दें इस टाइम में लाइफ, क्योंकि इस टाइम में अगर आप किसी की मदद करते हैं तो काफी अच्छी बात होगी। तो आप लोग अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनसे कहिएगा, उनको नियम बताइएगा, अगर उन्हें जरूरत है तो ये आप उनके लिए मदद करवा दीजिएगा, उनको भी ये लोन दिलवा दीजिएगा, जिससे कि कुछ दिनों के लिए तो उनकी आराम से मदद हो जाएगी। और चूंकि मेरा सेकंड वीडियो है और मैं आप चाहता हूं कि आप लोग का भी सपोर्ट मेरे साथ रहे, तो इसलिए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जितना से ज्यादा कर सकते हैं करिएगा, क्योंकि ये ऐसे नियम और ऐसे कानून हैं जिनको जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। और जो ये मैंने आपको आज योजनाएं बताई हैं इनको भी पहुंचाना सब तक बहुत जरूरी है। तो प्लीज एक काम कीजिएगा, वीडियो से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं आपके सामने अगले बार एक अच्छी वीडियो के साथ फिर से आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।